हेलो एवरीवन, मैं सोनू रस्तोगी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलजेब्रा फास्ट। देखिए स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं 10th क्लास से रिलेटेड सुपर 30 डेज वीडियोस जो है अपलोड कर चुका हूं। आप प्ले लिस्ट पर चेक कीजिए, आपको इससे पुरानी वीडियोस मिल जाएंगी। उन वीडियो में मैं आपको पीवाईक्यूज कराया हूं, इसमें भी मैं आपको पीवाईक्यू कराऊंगा और ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और यूके बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और एग्जाम्स में ये कई बार पूछे गए हैं। रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, आप इन्हें अच्छे से पढ़ लीजिए, आप पक्का मैथ में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है, तो आज हम नेक्स्ट लेक्चर आपके सामने लेके आ रहे हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने है। देखिए गाइस, पहला क्वेश्चन क्या है? अ कंटेनर शेप्ड लाइक अ रिजिड सर्कुलर सिलेंडर having diameter 12 centimeter and height 15 centimeter is full of ice cream। क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास एक सिलेंडर है, जो एक सिलेंडर है जिसका डायमीटर कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर, हाइट कितनी दे रखी है 15 सेंटीमीटर और वो पूरा का पूरा आइसक्रीम से क्या है, फुल है ना। एक कंटेनर है जो कि सिलेंडर की शेप का है, उसका डायमीटर 12 है और हाइट कितनी है 15 सेंटीमीटर और वो पूरा का पूरा आइसक्रीम से भरा हुआ है। ठीक है, दूसरी बात, द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू कोन ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 6 सेंटीमीटर। ये बोल रहा है कि उस सिलेंडर से आइसक्रीम को निकालना है और आपको क्या करना है, कोन में फिल करना है। और वो कोन जो है उसका हाइट 12 सेंटीमीटर दिया है और डायमीटर 6 सेंटीमीटर दिया है। हैविंग अ हेमिस्फीयर, और उसके ऊपर क्या रखना है, हेमिस्फीयर करके रखना है। और ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ कॉन्स, तो आपको बताना है कि टोटल कितनी कॉन्स बनेंगी। देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन को मैं समझाता हूं। क्वेश्चन कह रहा है कि तुम्हारे पास एक सिलेंडर है, तुम्हारे पास एक सिलेंडर है, इस तरीके से बना देता हूं मैं। एक सिलेंडर है तुम्हारे पास, ये ये एक सिलेंडर हो गया और इस सिलेंडर की जो हाइट है वो कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर दी है हाइट इसकी। ये हो गया 15 सेंटीमीटर इसकी हाइट हो गई। और इस सिलेंडर का जो डायमीटर है यहां से लेकर यहां तक वो कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर आपको दिया है सिलेंडर का। ठीक है, और इससे क्या बनाना है, इसके अंदर क्या भरी हुई है, आइसक्रीम भरी हुई है बेटा, इसके अंदर आइसक्रीम भरी हुई है। ठीक है, इससे क्या बनाना है, इससे कौन बनानी है आपको, इससे बनानी है कौन। और कौन की हाइट कितनी दे रखी है, कौन की हाइट दे रखी है 12 सेंटीमीटर, कौन की हाइट दी है 12 और इसका डायमीटर दे रखा है आपको 6 सेंटीमीटर। यहां से लेकर यहां तक हो गया डायमीटर, जो कि 6 सेंटीमीटर दिया है। फिर ये बोल रहा है कि इसके ऊपर क्या रखा जाता है, हेमिस्फीयर रखा हुआ जाता है। इसके ऊपर मैंने एक हेमिस्फीयर रख दिया ऐसे करके। तो आपको बताना है कि नंबर ऑफ कॉन्स कितनी बनाई भरी जा सकती हैं इस वाले कंटेनर से, इसके अंदर। समझ में आया सब बच्चों को? एक सिलेंडर है भैया, उसके अंदर आइसक्रीम भरी है, इसके अंदर से आइसक्रीम निकालनी है और कोन के अंदर फिल करनी है, निकालनी है फिल करनी है, निकालनी है फिल करनी है। तो आपको बताना है कि इसके अंदर जो आइसक्रीम भरी है इससे टोटल कितनी कॉन्स भरी जा सकती हैं। हाउ मेनी नंबर ऑफ कॉन्स, है ना, कितनी कॉन्स भरी जा सकती हैं, तो ये आपको निकालना है। तो देखो इसके लिए मैं तुमको एक तरीका बताता हूं। एक बात मेरी हमेशा याद रखना, अगर किसी एक शेप से दूसरी शेप को कन्वर्ट करा जाता है, बदला जाता है, तो हमेशा उन दोनों के वॉल्यूम कैसे रहते हैं, सेम रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान के चलो आपने एक मिट्टी ली, एक मिट्टी से क्या बनाया, एक वोल्केनो बनाया, एक पहाड़ जैसा बनाया जो कि कौन शेप में है, मिट्टी से बनाया। फिर एक बच्चा आता है और वो उसी मिट्टी पे लात मार के उस मिट्टी को तोड़ देता है ना। ठीक है, तो जो जो मिट्टी उसने तोड़ी वो उसी मिट्टी से क्या बना देता है, एक स्पेयर बना देता है। तो पहले क्या था, उस मिट्टी से बना हुआ कौन था, फिर उसको तोड़कर उसने क्या बना दिया, एक स्पेयर बना दिया। तो उसी मिट्टी से पहले कौन बना हुआ था, उसी मिट्टी से एक स्पेयर बन गया। तो एक शेप से दूसरा शेप बन गया, लेकिन दोनों के वॉल्यूम तो सेम रहेंगे ना। भले ही उसका शेप कुछ भी बना दो, लेकिन दोनों का वॉल्यूम कैसा रहेगा, सेम रहेगा। तो वही बात यहां पर है, कंटेनर के अंदर आइसक्रीम भरी भी है। कंटेनर जो है आपका वो सिलेंडर के शेप का है, तो इसके अंदर जो आइसक्रीम भरी हुई है वो भी सिलेंडर के ही शेप की है। तो उसको किस में कन्वर्ट किया गया है, उसको इस कोन की शेप में कन्वर्ट किया गया है। समझ में आ गई बात? तो इसका वॉल्यूम और इस कोन का वॉल्यूम दोनों कैसा रहेगा, सेम रहेगा। समझ में आई बात या नहीं आई? इसका वॉल्यूम और इस कोन का वॉल्यूम, कोन प्लस हेमिस्फीयर,
कॉन प्लस हेमिस्फीयर, इस पूरे का वॉल्यूम इसके वॉल्यूम का क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। सबको समझ में आई बात या नहीं आई? ठीक है, डन। अब देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले जो जो मुझे गिवन है उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, गिवन पार्ट। सबसे पहले मुझे जो जो गिवन है इसमें वो मैं लिख देता हूँ। पहले तो मुझे सिलेंडर की मैं यहाँ पर अच्छे से कर लेता हूँ, बात कर लेता हूँ। तो सिलेंडर के बारे में क्या क्या दे रखा है मुझे? सबसे पहले सिलेंडर के बारे में सबसे पहले मुझे हाइट दे रखी है सिलेंडर की, जिसको मैं बोल देता हूँ H1। हाइट कितनी दे रखी है? 15 सेंटीमीटर दे रखी है। फिर सिलेंडर का मुझे डायमीटर दिया है D1, ये कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर दिया है। तो रेडियस क्या हो जाएगी? R1 12/2। जो रेडियस होता है वो हमेशा डायमीटर का आधा, तो 12 का आधा कितना होता है? 6। तो डायमीटर हो जाएगा, और सॉरी रेडियस हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो समझ में आ गया? फिर उसके बाद यहाँ पर क्या गिवन है मुझे? कौन गिवन है। कौन की बात कर लेते हैं। कौन की हाइट कितनी दे रखी है? H2 बोल देता हूँ। कौन की हाइट दे रखी है यहाँ पर? 12 सेंटीमीटर। और कौन का डायमीटर दे रखा है? D2 6 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा? R2 जो कि 3 सेंटीमीटर। रेडियस हमेशा क्या होता है? डायमीटर का हाफ होता है। क्लियर? ऊपर क्या दे रखा है? एक हेमिस्फीयर दे रखा है आपको। तो तीसरा क्या है? हेमिस्फीयर है। हेमिस्फीयर का क्या है? हेमिस्फीयर का केवल डायमीटर है, जिसको मैं D3 बोल देता हूँ। ठीक है, ये कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर। तो डायमीटर क्या हो जाएगा? रेडियस क्या हो जाएगा? आधा, जो कि 3 सेंटीमीटर है। दोनों का सेम हो जाएगा। तो ये तीन चीजें मुझे यहाँ पर दे रखी थी, जो कि मैंने यहाँ लिख दी। अब यहाँ पर क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ कॉन्स पता करनी है। तो यहाँ से डायरेक्ट सॉल्यूशन लेते हैं। और बात को समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। दोनों के वॉल्यूम क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा वॉल्यूम, है ना। पहले कौन का वॉल्यूम निकालेंगे ना, वॉल्यूम ऑफ कौन। शॉर्टकट में लिख देता हूं। पहले वॉल्यूम लिखेंगे कौन का वॉल्यूम, प्लस हेमिस्फीयर का, एच लिख देता हूं हेमिस्फीयर के लिए। इन दोनों के वॉल्यूम का सम इक्वल हो जाएगा इस सिलेंडर के वॉल्यूम के, सी वाई लिख देता हूं। आगे बात समझ बच्चों को नहीं आ गई? ठीक है, तो इससे ये चीज बनाई जा रही है, तो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो कौन का वॉल्यूम प्लस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, इन दोनों का वॉल्यूम इस सिलेंडर के वॉल्यूम में क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। नंबर ऑफ कॉन्स निकालनी है, इस पूरे का मल्टीप्लाई n से कर दीजिए, तो आपको नंबर ऑफ कॉन्स पता लग जाएगी। जल्दी बताओ, यहां तक सबको समझ में आया या नहीं आया? जो मैंने आपको समझाया अभी बस समझ में आया नहीं आया? अगर यहाँ तक कोई दिक्कत है तो कमेंट करके आप मुझसे पूछिए, कोई भी प्रॉब्लम उसका सॉल्यूशन आपको जरूर मिलेगा। अब सबको सॉल्व कर दीजिए। सबसे पहले कौन का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो कौन वाले को क्या वाला है? R2 बोला है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये H2 ये हो गया कौन का वॉल्यूम। प्लस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा? 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, याद रखिएगा हेमिस्फीयर को R3 बोला है, कौन को R2 बोला है, सिलेंडर को R1 बोला है। ठीक है, इंटू एन। अब सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? चलो ठीक है, डन। अब देखो, अब यहां पर एक बात और थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको। देखो अब यहां पर एक बात नोटिस कर रहे हैं, यहाँ भी पाई लिखा हुआ है और यहाँ भी पाई लिखा हुआ है। तो इस वाले पाई को आप कॉमन ले लीजिए, इस वाले पाई को और इस वाले पाई को जैसे आप कॉमन लेंगे, बाहर कॉमन लेंगे, तो उस वाले पाई से ये वाला पाई क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। देखो जैसे मैं दिखाता हूँ पहले आपको करके। पहले मैंने पाई कॉमन ले लिया, क्या बचेगा? 1/3 R2 स्क्वायर H2 प्लस 2/3 R³ स्क्वायर इंटू n इज इक्वल टू पाई R1 स्क्वायर एच। तो इस वाले पाई से ये वाला पाई क्या हो गया? कैंसिल हो गया। हो गया। अब केवल आपको वैल्यूज पुट करनी है, यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दीजिए अच्छे से। 1/3 R2 की वैल्यू कितनी है? देखो R2 3 दिया है, तो यहाँ आ जाएगा 3 का स्क्वायर। H2 कितना दिया है? 12, तो यहाँ 12 लगा दो। प्लस 2/3 R3 कितना है? R3 3 है, तो 3 का स्क्वायर, ब्रैकेट बंद किया, इंटू एन। R1 कितना है? 6, तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर हो गया। H कितना है? H1 ना, H1 कितना है यहाँ पर? 15,
तो यहाँ पर 1.5 हो जाएगा। बोलो यहाँ तक सबको समझ में बात आई या नहीं आई? आ गई। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। थोड़ा बता दो बेटा, ये वाला एरिया बता देता हूँ मैं, है ना। देखो, अब एक बात देखो, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। तो 3 से 3 कट जाएगा, खाली 3 ही तो बचेगा। 3 × 12 हो जाएगा, प्लस एक 3 से 3 कट जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ पर? अच्छा, एक मिनट एक मिनट, हेमिस्फेयर का 2/3 पाई आर क्यूब होता है, या 3 आएगा, सॉरी माई मिस्टेक, या 3 आ जाएगा यहाँ। हाँ, एक 3 काट दो, क्या बचेगा? 2 × 3 का स्क्वायर, ये तो बचेगा। बोलो सही है यहाँ तक बात? इंटू एन बी है ना, तो इंटू एन बी हो जाएगा, इक्वल 6 का कितना होता है? 36 इंटू 15। बोलो ठीक है यहाँ तक? बट अब आप इसको सॉल्व करो, कितना आएगा? 12×3 = 36, 12 का 12 12×3 = 36 होता है ना, प्लस 3 का कितना हो गया? 9, और 9 दूनी 18, और ये हो जाएगा n इक्वल, ये हो जाएगा 36 इंटू 15। अब इसको जोड़ दो, कितना हो गया? 6 6 12, 13 14 का 4, हासिल लगा 1, 3 और 1 4, 1 5 हो जाएगा, 54 हो जाएगा, और ये n। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 15 6 90, 15 हाँ, 0 हासिल लगा 9, 15 3 45, 45 और 9 54 होता है, तो ये हो जाएगा 540। ये इसके अपोन में जाएगा, n इक्वल टू 540/54, इससे इसको काटो, n इक्वल टू आ जाएगा 10। तो कितनी कॉन्स बनाई जा सकती है टोटल? 10 कॉन बनाई जा सकती हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला, और बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया है, कुछ नहीं किया है। कोन का वॉल्यूम, हेमिस्फेयर का वॉल्यूम, इन दोनों का सम उसके सिलेंडर के वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा। फिर इसके वॉल्यूम को इससे डिवाइड कर दो, तो आपको नंबर ऑफ कॉन्स पता लग जाएंगी। यहां तक बताओ अगर आपको बात समझ में आई या नहीं आई, बोलिए। यहां तक सब बच्चों को क्लियर हुआ? आई थिंक हो गया होगा, इतना टफ भी नहीं है क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, चलो बता दूं। ठीक है, तो अगर आप ये क्वेश्चन करते रहिए बेटा, प्रैक्टिस, है ना। किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत होगा तो आप वो क्वेश्चन मुझको कमेंट में बता दीजिए, या कमेंट कर दीजिए कि सर ये वाला क्वेश्चन है और इस वाले क्वेश्चन में मुझे नहीं आता है, या ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, कमेंट कर दो और आपको वो मैं क्वेश्चन आपको बता दूंगा। ठीक है, या फिर ऐसे करके बता देना कि सर एनसीईआरटी का ये वाला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चन एक्सरसाइज डाल के, ऐसे भी बता सकते हो आप। ठीक है, फिर भी मैं आपको बता दूंगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बड़े बड़े क्वेश्चन है, सब लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं पेपर में सारे ये। देखिए सेकंड क्वेश्चन, देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा है? द एंगल्स द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ a tower from two points at at a distance at a distance at a distance of 4 centimeter and 9 centimeter from the base of the tower, base of the base of the tower, है ना, base of the tower, and in the same straight line, in the same straight line with it are complementary complementary
डॉट, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट, प्रूफ दैट द हाइट ऑफ द टावर, प्रूफ दैट द प्रूफ दैट द हाइट प्रूफ दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 सेंटीमीटर। लो भाई, क्वेश्चन हो गया। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये वाला। देख लो इस क्वेश्चन को अच्छे से एक बार। क्या लिखा है, द एंगल ऑफ, है ना, सॉरी कहा गया, हाँ ये एंगल है, ठीक है। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर। डिस्टेंस कितनी दी है, 4 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर, ठीक है। फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इट द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट एरिया कॉम्प्लीमेंट। देखो, और प्रूव दैट हाइट टावर की 6 सेंटीमीटर। देखो वो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन ये कह रहा है कि तुम्हारे पास एक टावर है। देखो मैं समझाता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया, ये बनाया मैंने एक टावर, ठीक है। और ये इसका क्या हो गया, ये इसका बेस हो गया, ये टावर हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, टावर हो गया, ये टावर हो गया। टावर की हाइट को मैं क्या बोल देता हूँ, टावर की हाइट को मैं एच बोल देता हूँ। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसका बेस हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। फिर ये बोल रहा है कि टावर के बेस से, टावर का ये बेस हो गया, इस बेस पे 4 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर पे 2 पॉइंट दिए हैं। यहां से लेकर यहां तक 4 सेंटीमीटर मान लेता हूं, और यहां पर एक पॉइंट है पी। फिर ये बोल रहा है कि यहां से एक दूसरा पॉइंट गिवन है आपको, यहां से एक दूसरा पॉइंट गिवन है आपको, ये दूसरा पॉइंट गिवन है, जो कि कितना सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर पे दूसरा पॉइंट दे रखा है। और इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ पी आर बोल देता हूँ। बोलो यहाँ तक बात समझ से बच्चों को नहीं आ गई। तो एक टावर है और उस टावर के बेस से 4 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट है, और इसी के बेस से एक 9 सेंटीमीटर पे भी पॉइंट है। और इस पॉइंट से टावर के टॉप से, है ना, ये पी आर, इसे हम क्यू बोल देते हैं, इसको हम एस बोल देते हैं। तो टावर के टॉप से इन पॉइंटों को मिलाया जाता है, ऐसे करके ये मिलाया जाता है। तो आपका जो एलिवेशन वाला एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये एंगल कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। स्ट्रेट लाइन विथ इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। अब भैया समझना बात को, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है पूरक कोण। पूरक कोण का मतलब कभी भी ये वाले इस प्रकार के क्वेश्चन आपको दिखाई दे और उसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल करके बोला है, तो आप एक को थीटा बोल दीजिए और दूसरे को 90 माइनस थीटा बोल दीजिए। 90 माइनस थीटा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होता है 90 या 90 से छोटा होता है, 90 या 90 से छोटा होता है। इसलिए मैं एक को अगर थीटा बोलूंगा तो दूसरा मुझे 90 से कम ही लेना पड़ेगा, 90 से ज्यादा नहीं ले सकता मैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में एक थीटा मानेगा, दूसरे को क्या मानेंगे आप, 90 माइनस थीटा मानेंगे। तो आपको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट, आपको प्रूफ करना है कि जो टावर है उसकी हाइट कितनी है, 6 सेंटीमीटर। अब आप इसको सॉल्व करेंगे और आपको इस टावर की हाइट को 6 सेंटीमीटर प्रूफ करना है कि टावर की जो हाइट है वो 6 सेंटीमीटर आई है। अब बताओ ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं आया, जल्दी बताओ। इस क्वेश्चन की कहानी समझ में आई सब बच्चों को या नहीं आई, आगे होगी समझ में यहां तक तो, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन मैंने पढ़ा और इसका डायग्राम मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। बाकी आपको जब पेपर में लिखना पड़ेगा यहाँ पर पूरा, ठीक है। जो क्वेश्चन मैंने आपको समझाया है वो थ्योरी यहाँ लिखनी पड़ेगी कि लेट क्यू एस, है ना, एज अ टावर, है ना, ऑफ हाइट एच, और इसकी डिस्टेंस ऐसे करके लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन को पढ़ के आपको यहाँ पर थ्योरी लिखनी पड़ेगी, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर दो ट्रायंगल बन रहे हैं, राइट राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना। देखो सबसे पहले एक ट्रायंगल बन रहा है, कौन सा वाला, पी एस क्यू, ये वाला एंगल बन रहा है। तो पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, पी क्यू एस, इस ट्रायंगल बन रहा है। इसमें थीटा हो गया, और थीटा के सामने क्या होती है, हाइट होती है, और नीचे वाला क्या हो जाता है, बेस। तो मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ टेन थीटा, इसमें लगाऊंगा मैं टेन
थीटा। tan थीटा क्या होता है? ये हाइट अपॉन बेस होता है। हाइट क्या है इसकी? QS, और बेस क्या है इसका? PS। ये हो गया tan थीटा। ठीक है, थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। तो tan थीटा इज इक्वल टू QS। QS क्या है? H, जो कि मुझे निकालना है। PS कितना दिया है? 4, तो ये 4 हो जाएगा। इसे मैं क्या बोल देता हूँ? इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ। इसी प्रकार से हम बड़े वाले ट्रायंगल के लिए निकालेंगे। सिमिलरली ट्रायंगल ट्रायंगल आ जाएगा RSQ। सिमिलरली इस वाले ट्रायंगल की बात करते हैं, RSQ। ये बड़ा ट्रायंगल दिख रहा है, इसमें करते हैं। और इसमें भी आपको बेस दे रखा है और हाइट दे रखी है। तो यहाँ भी मैं क्या लगाऊंगा? tan थीटा अप्लाई करूंगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू, हाइट दे रखी है QS और बेस दे रखा है RS। ठीक है, यहाँ बन जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू, QS कितना है? H, RS कितना है? RS है 9 सेंटीमीटर। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं इसमें अभी, रुको 1 मिनट रुको। जब मैंने ये वाला ट्रायंगल लिया तो एंगल क्या लिया? थीटा। वैसे ही अगर मैं बड़ा वाला ट्रायंगल लूंगा, थीटा क्या लूंगा? 90 माइनस थीटा। यहाँ थीटा ना लेकर क्या लेना पड़ेगा मुझे? 90 माइनस थीटा लेना पड़ेगा। तो पसंद में आया? क्या लेना पड़ेगा यहाँ पर? यहाँ लेना पड़ेगा 90 माइनस थीटा लेना पड़ेगा इक्वल। और यहाँ भी क्या लेना पड़ेगा मुझे? tan 90 माइनस थीटा लेना पड़ेगा। तो पसंद आ गया? जब ये वाला ट्रायंगल लिया तो थीटा क्या लिया? थीटा लिया। जब बड़ा वाला ट्रायंगल लिया तो थीटा क्या लेना पड़ेगा? 90 माइनस थीटा लेना पड़ेगा। डन? बोलो यहाँ तक तो पसंद गया? tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा इक्वल H अपॉन 9। इसको बोल दीजिए आप इक्वेशन नंबर 2। यहां तक सब बच्चों का समझ में आ गया? देख लो एक बार अच्छे से, आ ही गया होगा यार, इतना क्या है। अब आपको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की क्या करनी है? मल्टीप्लाई करनी है। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की क्या करनी है? मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, यहाँ कर देता हूँ इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई 2। इक्वेशन 1 और 2 का मल्टीप्लाई, तो लेफ्ट का मल्टीप्लाई लेफ्ट से करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा tan थीटा मल्टीप्लाई cot थीटा। और राइट का मल्टीप्लाई राइट से करेंगे, h अपॉन 4 मल्टीप्लाई h अपॉन 9। ठीक है, tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 अपॉन cot थीटा लिख सकता हूँ इंटू cot थीटा इक्वल h और h मल्टीप्लाई करेंगे तो h स्क्वायर और 4 मीन 36 होता है, 36 होता है। अब cot से cot क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब cot से cot कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा मेरे सामने? ये डायग्राम मिटा दो बेटा, हो गया ना इसका काम। ये डायग्राम मिटा देता हूं, ठीक है। यहाँ देख लो, अब cot से cot कट गया तो क्या बचेगा? 1 बचा। यहाँ क्या बचेगा? h स्क्वायर अपॉन 36 बचा। बढ़िया। अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो नीचे 1 लगा के, तो ये बन जाएगा h स्क्वायर इक्वल 36 हो जाएगा। अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो क्या लगेगा? रूट। h इक्वल टू अंडर रूट 36 हो जाएगा। और 36 का रूट कितना होता है? 6 होता है। तो साफ साफ समझ में आ गया h इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ये तो प्रूफ करना था मुझे, देखो 6 सेंटीमीटर मुझे शो करना था और 6 सेंटीमीटर मैंने यहाँ पर प्रूफ कर दिया। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, आई थिंक सन 2017 या सन 2014 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। एक बार देख लेना, सन 2014 या 17 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन तुम्हें बुक में भी नहीं मिलेगा और तभी पेपर में आया हुआ है। तो समझ रहे हो मेरी बात क्या कहना चाह रहा हूं मैं? कोई जरूरी नहीं है कि जो किताब में क्वेश्चन दिया है सेम उस तरीके से ही क्वेश्चन पूछा जाए, वो थोड़ा सा घुमा भी देता है क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन घुमाया है, बताओ ऐसा क्वेश्चन तो मिलेगा नहीं किताब में। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं और थोड़ा सा दिमाग लगा के ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। बोलो यहाँ तक सब बच्चों को बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? जल्दी बोलिए। और इस वाले क्वेश्चन में अगर किसी को कोई दिक्कत हो रही है तो बताओ, बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक किसी बच्चे को? कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो अगले क्वेश्चन पढ़े, बता दें ऐसे, इसे बता देते हैं। बढ़िया क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन को नोट करते रहे और प्रैक्टिस भी करते रहे साथ साथ में। पेपर बहुत नजदीक है ना, समय बिल्कुल नहीं है। अगर आप कम समय में पूरा बुक रिवीजन करना चाहते हैं,
अगर आप कम समय में पूरा बुक रिवीजन करना चाहते हैं तो ये जो मेरी सीरीज चल रही है इसको बस ईमानदारी से पढ़ते रहें और ईमानदारी से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, तो आप आराम से कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। अ ट्रेन ये ट्रेन वाला क्वेश्चन तो आपको समझ आ गया होगा, हर स्कूल में बताया जाता है, ये क्वेश्चन तो है ही इंपॉर्टेंट, है ना। लेकिन क्या आप समझ पा रहे हैं इस क्वेश्चन को? ट्रेवल्स 150 किलोमीटर, है ना, एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द स्पीड had been 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर मोर, ठीक है। फिर इट वुड हैव टेकन on 1 hour less, 1 hour less, taken on hour, सॉरी, ठीक है, और लेस, ये क्वेश्चन है, ठीक है। फॉर द सेम जर्नी, फॉर द सेम जर्नी, find the speed of the train। देखो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको हर बार मिल जाएंगे पेपर में, है ना। ऐसे क्वेश्चन आपको हर बार पेपर में मिल जाते हैं, लॉन्ग में आता है, 5 नंबर में पूछने वाला। बताओ, अ ट्रेन ट्रेवल्स 150 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है जो 150 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है और उस ट्रेन की जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म स्पीड है। कैसी स्पीड है? यूनिफॉर्म स्पीड है। कितना ट्रेवल करती है? 150 किलोमीटर। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है ट्रेन बीच में रुक नहीं रही है, ना ही उसकी स्पीड बढ़ रही है ना घट रही है, कुछ ऐसा नहीं हो रहा है, बस वो एक ही स्पीड से चलती जा रही है, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड है। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर, फिर ये बोला जा रहा है यहां से कि अगर मैं उसकी स्पीड को 5 किलोमीटर क्या कर दूं, बढ़ा दूं। यहां से दूसरा केस शुरू हो गया। तो इसमें कहा जा रहा है कि अगर मैं ट्रेन की स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर क्या कर दूं, मोर कर दूं, बढ़ा दूं, उसकी स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दूं, ठीक है, बढ़ा दूं। इट वुड हैव टेकन ऑन आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। तो वो पहली वाली जो ट्रेन जा रही थी जिस स्पीड से, उसको पहुंचने में 1 घंटा क्या लगेगा, कम लगेगा। समझ आया? तो वो जो पहली जो ट्रेन जा रही थी यूनिफॉर्म स्पीड से 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ाने से पहले, तो वो 1 घंटा लेट पहुंचेगी। सेम जगह पे है ना, सेम जर्नी, दो बड़ा स्पीड बढ़ाने के बाद भी उस ट्रेन को वहीं जाना है और ना बढ़ाने से पहले भी उसको वहीं जाना है, सेम जर्नी है दोनों की। तो आपको बताना है फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो बताओ ट्रेन की स्पीड को क्या रखा जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन? समझ में आया क्वेश्चन? तो आपको बताना है कि ट्रेन की स्पीड क्या होगी। समझ में आया? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, एक ट्रेन है जो एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। अब वो स्पीड मुझे नहीं पता वो किस स्पीड से चल रही है, वो जो यूनिफॉर्म स्पीड की बात कर रहा है, वो स्पीड क्या है वो मुझे नहीं पता, वो स्पीड मुझे फाइंड करनी है। तो लिखा है यहाँ पर, बस आपको सिचुएशन दे रखी है, केस दे रखा है कि 150 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है। अगर मैं ट्रेन की स्पीड को बढ़ा दूं, है ना, 5 किलोमीटर बढ़ा दूं, तो वो पहले वाली ट्रेन से तो जल्दी पहुंच जाएगी, क्योंकि जो पहले वाली ट्रेन है वो 1 घंटा लेट पहुंचेगी। सिंपल सी बात है, गाड़ी की स्पीड बढ़ाने से गाड़ी जल्दी पहुंचती है, लेकिन उससे पहले, बढ़ाने से पहले वो ट्रेन जो है 1 घंटा लेट पहुंचेगी, है ना। तो ये क्वेश्चन है, तो बताओ ट्रेन की स्पीड क्या होगी। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, एक ही फॉर्मूले से हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है,
स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक फॉर्मूला पढ़ा है ना आप लोगों ने, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, उसी से क्वेश्चन कवर हो जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, सिंपल तरीके से बताता हूं, है ना, लैंग्वेज में नहीं घुमाऊंगा, सिंपल तरीके से करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि ट्रेन को जो है 150 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है। इस वाले पार्ट में जो डिस्टेंस आपको दे रखा है, डिस्टेंस, इस वाले क्वेश्चन में जो डिस्टेंस आपको दे रखा है, डिस्टेंस, ठीक है, इसको मैं डी बोल देता हूं, डिस्टेंस को डी। ये कितना दे रखा है आपको, 150 किलोमीटर दे रखा है। ठीक है, यहां पर हो गया। अब यहां पर एक काम करते हैं, केस, दो केस बनेंगे बेटा इसमें। केस नंबर 1, पहला केस क्या है इसमें, केस ले लो चाहे क्वेश्चन के हिसाब से ले लो, या फिर ऐसा कर लो, लेट, है ना, स्पीड ऑफ द ट्रेन, लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की स्पीड को मैं क्या मान लेता हूं, एक्स बोल देता हूं। ट्रेन की स्पीड को मैंने क्या बोल दिया, एक्स किलोमीटर पर आवर बोल दिया। ठीक है, अगर ट्रेन की स्पीड एक्स है और डिस्टेंस 150 है, तो ट्रेन को 150 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा, तो देखो टेक टाइम, या टाइम, कितना टाइम लगेगा, टाइम, इसको मैं बोल देता हूं T1। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू होता है, टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, होता है नहीं होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम क्या बोल दिया मैंने, T1, डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस दी है 150, स्पीड कितनी दी है, x दी है, तो यहाँ पर टाइम आ जाएगा 150 अपॉन x। जल्दी बोलो, यहाँ पे बात समझ गए बच्चों को, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन क्या बोल दिया भाई, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन ने अब कर दिया चेंज, कि इसकी स्पीड को क्या कर दिया उसने, 5 किलोमीटर मोर कर दिया, स्पीड को 5 किलोमीटर बढ़ा दिया। ठीक है, अब उसने स्पीड क्या कर दी, स्पीड, अब उसने स्पीड को 5 बढ़ा दिया, तो x प्लस 5 हो जाएगा। बोलो होगा या नहीं होगा, अगर किसी की स्पीड x मैंने मानी है, अगर ट्रेन की स्पीड को मैंने x माना है, अब वो बोल रहा है कि 5 किलोमीटर मोर कर दो, x में 5 ऐड करूंगा या नहीं करूंगा, बिल्कुल करूंगा। और टाइम क्या हो गया, टाइम 1 आवर लेस हो गया, टाइम, टाइम को टी बोल देते हैं ना, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर टाइम को T2 बोल देता हूं। तो टाइम क्या हो गया है उसका, पहले वाले से एक कम हो गया है, तो T-1 हो जाएगा आवर। जल्दी बोलो, बात समझ में नहीं आ गई, तो क्वेश्चन के हिसाब से इन दोनों चीजों में क्या किया गया है, चेंज, डिस्टेंस में कोई चेंजेस नहीं है। क्लियर, बहुत बढ़िया। अब इसको सॉल्व करते हैं, सेम फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या था, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही फॉर्मूला दोबारा लगाते हैं। टाइम क्या है, T2 है, टाइम T2 हो गया, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस तो यही रहेगी, स्पीड बढ़ाने के बाद भी डिस्टेंस वही है, कोई चेंजेस नहीं किया। स्पीड क्या कर दी, x प्लस 5 कर दी। अब T2 की वैल्यू कितनी है, T1 माइनस 1, तो T2 की जगह पर T1 माइनस 1 कर दिया मैंने, इक्वल 150 अपॉन x प्लस 5 कर दिया। जल्दी बताओ, यहां तक बात पसंद आ गई, सब पसंद आ गई यहां तक बात। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, यहाँ पर -1 दिया है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ से T1 कितना मिल जाएगा, 150 अपॉन x प्लस 5 प्लस 1 हो जाएगा, हो गया। अब आप इसको सॉल्व करिए, तो यहां से मिल जाएगा T1 इज इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई करेगा, तो 150 प्लस x प्लस 5 अपॉन x प्लस 5, होगा या नहीं होगा, इसके नीचे मैंने एक लगा दिया ना, एक और इसका एलसीएम इतना आ जाएगा, ये पूरा इससे मल्टीप्लाई, ये इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, तो यहां से T1 कितना मिला, 150, और ये 120, नहीं सॉरी 155, 155 प्लस x अपॉन x प्लस 5, ये आ गया फिर T1 की वैल्यू, इसे बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 2। जल्दी बताओ, यहां तक बात समझ में सब बच्चों को आई या फिर नहीं आई, जल्दी बोलो, यहां तक सब बच्चों को क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बोलो बोलो जल्दी बोलो। सबसे पहले क्या किया, डिस्टेंस दे रखी है 150,
और स्पीड ट्रेन की मैंने x बोल दी है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा दिया। टाइम t1 हो गया, डिस्टेंस 150 हो गई, स्पीड को मैंने x बोला था तो इक्वेशन 1 आ गया। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से चेंजेस हुआ कि स्पीड को 5 बढ़ा दो और टाइम 1 घंटा क्या हो जाएगा, लेट हो जाएगा। तो यहाँ पर टाइम बढ़ा दिया और पहले वाली ट्रेन 1 घंटा लेट हो जाएगी, तो तभी तो मैं t1 - 1 किया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब दोबारा से मैंने टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड लगा दिया। टाइम t2 हो गया, ये कॉन्सेप्ट लगा दिया। t2 की वैल्यू यहाँ रख दी मैंने, t2 की वैल्यू ये रख दी, स्पीड की जगह पे x+5, ये -1 हो जाके प्लस का हो गया, नीचे 1 लगाया, इन दोनों का प्रोडक्ट किया और क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 को देखिए और इक्वेशन 2 को देखिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 में लेफ्ट साइड पे t1 लिखा है, इक्वेशन 2 में लेफ्ट साइड पे t1 लिखा है। जब लेफ्ट साइड इक्वल होता है दो इक्वेशन में, अगर कभी भी लेफ्ट साइड इक्वल हो तो राइट साइड भी क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। इसका मतलब यहां पर 150 अपॉन x किसके इक्वल हो जाएगा, 155x अपॉन x+5 के इक्वल हो जाएगा। सबको समझ गई बात। अगर दो इक्वेशन में लेफ्ट साइड एक दूसरे के इक्वल है तो राइट साइड भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। यहां तक सबको समझ आ गया। अब क्या करना है, अब इस वाले इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। ये वाला पार्ट मिटा दूं, ये वाला पार्ट मिटा दूं, सबको समझ आ गया। ठीक है, मिटा देता हूं। अब खाली मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और आपका आंसर आपके हाथ में होगा। इसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला इधर मल्टीप्लाई करेगा, तो 150 ब्रैकेट में x+5 हो जाएगा। ये वाला इधर मल्टीप्लाई करेगा, x ब्रैकेट में 155 प्लस x हो जाएगा। ये इधर मल्टीप्लाई करेगा, 155x हो गया। ये इधर मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आएगा, 15×5 = 750। ये इधर मल्टीप्लाई करेगा 155x हो जाएगा। ये इधर मल्टीप्लाई करेगा तो x² हो जाएगा। सबको समझ आ गया। अब यहाँ क्या बचा, इस वाले पार्ट को इधर ले जाओ तो क्या बन जाएगा, x² प्लस 155x, ये प्लस का यहाँ जाके माइनस का 150x, ये प्लस का हो जाके माइनस का 750 बराबर 0। अब x², 155 में से 150 जाएगा तो 5 तो बचेगा, और ये वाला माइनस का 750। ये बन गई तुम्हारे सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बन गई या नहीं बन गई, जल्दी बोलो। बन गई। अब आप इसको सॉल्व कर दो, बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो क्या आएंगे इसके फैक्टर, कितना आएगा इसका फैक्टर बताओ, 25 या 75, 30 और 25। यहाँ पर 30x माइनस का 25x, 30 में से 25 जाएगा तो 5 बचेगा, और मल्टीप्लाई करोगे तो 750 आ जाएगा। अब इन दोनों को लेना है और इन दोनों को लेना है। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो x+30। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का 25 कॉमन आ रहा है, x+30 बराबर 0। क्लियर हुआ। थोड़ा पार्ट उठा दिए वाला। अब देखिए, तो ये वाला पार्ट दोनों सेम है, एक बार लिख देते हैं, और बाहर वाले को एक बार लिख देते हैं। अब इन दोनों के बराबर 0 रखेंगे, x+30 बराबर 0, और दूसरा x-25 बराबर 0। ये प्लस का हो जाएगा माइनस हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस का 30, और यहाँ से x इक्वल टू 25 हो जाएगा। x की वैल्यू कभी भी माइनस नहीं हो सकती, क्योंकि स्पीड कभी भी माइनस नहीं होती है। तो स्पीड कितनी आ गई, 25 किलोमीटर। तो हेंस, है ना, स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड ऑफ द ट्रेन कितनी हो गई, 25 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ट्रेन की जो यूनिफॉर्म स्पीड है वो कितनी रही होगी, 25 किलोमीटर पर आवर रही होगी। जल्दी बताओ, ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं आया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एक ही फॉर्मूले से हो जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। एक बार पहले केस में लगाना है, फिर उसके बाद दूसरे में जब स्पीड को बढ़ा दिया जाता है टाइम को कम कर दिया जाता है। दोनों को कंपेयर कर दो और आपका आंसर आपके हाथ में रहेगा। देख लीजिए इस बात को। और किसी भी कोई दिक्कत हो किसी स्टेप में तो बिना किसी समस्या के पूछ लीजिए फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता दूंगा इस क्वेश्चन का आंसर। यहां तक सबको क्लियर हुआ या नहीं हुआ, जल्दी बोलो बच्चों, हो गया होगा।
डन। बता दूं, अगले बढ़े, आगे बढ़े, बता दूं इसको। ठीक है, बता देता हूं। अब हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये बढ़िया क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, पेपर में पूछे जाते हैं, इसलिए इनको अच्छे से कवर कर लेना भाई। ठीक है, डन। इससे पहले भी मैंने आपको पढ़ाया है वीडियो लेक्चर 10th का, उसको देख लीजिए आप एक बार बढ़िया से। उसमें भी मैंने आपको बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पढ़ाए हैं। आज हम थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। 2-3 क्वेश्चन कराए हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कंफर्म कहता हूं आपको मैं, इसमें से एक फंसना ही फंसना है, इस तरीके से कंफर्म। बस एक बार देख लीजिए अच्छे से आप। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो कर देना भाई। अगला क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है ना भाई। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म, द फर्स्ट एंड लास्ट term, first and last term of an AP, of an AP are 17 and 350 respectively. Respectively, कॉमा लगा देते हैं। if the common difference, if the common difference, common difference is 9, कॉमन डिफरेंस कितना है 9, हाउ मेनी टर्म्स, हाउ मेनी, हाउ मेनी टर्म्स are there, are there, how many terms are there, and what is their sum, and what is their sum, क्वेश्चन मार्क। देखो भाई, ये क्वेश्चन है आपके सामने, क्या करना है। ये एपी से रिलेटेड क्वेश्चन है, अर्थमेटिक प्रोग्रामेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, एक एपी है, एक एपी है, और उस एपी का फर्स्ट और लास्ट टर्म आपको दे रखा है 17 और 350, और इसका कॉमन डिफरेंस, और इसका क्या दे रखा है, कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है 9 दे रखा है, कॉमन डिफरेंस दे रखा है 9। तो हाउ मेनी टर्म्स, तो आपको बताने हैं नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, एंड उन टर्म्स का सम कितना होगा। दो चीजें इसने पूछी हैं, काफी बढ़िया क्वेश्चन है। और बताओ इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, कमेंट करके बताइए मुझे इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, बोलिए। देखो सॉल्यूशन, सबसे पहले क्या करना है इस क्वेश्चन को, सॉल्यूशन। सबसे पहले गिवन देख लीजिए, इसमें गिवन क्या है, गिवन सबसे पहले इस वाले में फर्स्ट और लास्ट टर्म दे रखा है। देखो क्वेश्चन में आपको दे रखा है फर्स्ट टर्म, एपी का फर्स्ट टर्म मतलब A1 कितना दिया है 17, फर्स्ट टर्म 17, और लास्ट टर्म दे रखा है, लास्ट टर्म, लास्ट टर्म को L बोलते हैं, ये कितना दिया है आपको 350, ठीक है। और क्या दिया है, कॉमन डिफरेंस दिया है, कॉमन डिफरेंस है ना CD, कॉमन डिफरेंस मतलब CD, कितना दिया है जिसको मैं स्मॉल d से डिनोट करता हूँ, 9 दे रखा है। तो हाउ मेनी टर्म्स, तो आपको फाइंड करना है, फाइंड, क्या फाइंड करना है, हाउ मेनी टर्म्स, हाउ मेनी टर्म्स मतलब n निकालना है, और पहला पार्ट, और क्या निकालना है, व्हाट इज देयर सम, सेकंड आपको सम निकालना है, सम मतलब SN इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये है मेरे भाई क्वेश्चन। देखो ऊपर के जो 3 टर्म हैं वो आपको गिवन है, नीचे के दो दो दे रखे हैं वो आपको निकालने हैं। तो कैसे निकालोगे भाई इस क्वेश्चन को, बताओ। यहां से सॉल्यूशन ले लेते हैं। सबसे पहले आपको पहला टर्म दिया है, कॉमन डिफरेंस दिया है, तो एल निकालने में एल वाला कॉन्सेप्ट लगा दो उसमें। तो वी नो डेट एल इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी, सब जानते हैं, सब पढ़ के आए हैं यहाँ तक। एल की वैल्यू कितनी है 350 होगी, ए कितना है 17 हो गया, प्लस एन तो मुझे निकालना है, डी कितना हो गया 9 हो गया। बोलो यहाँ तक बात समझ आ गई।
अब ये 17 जो है इधर ले जाओ तो माइनस हो जाएगा, तो 350 माइनस 17 बराबर n-1 और ये 9 हो जाएगा। सबको समझ में आया यहाँ तक? अब इसको 17 350 में 17 माइनस कर दो, 10 में 7 जाएगा तो 3 बचेगा। यहाँ कितना बचेगा? 4, 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा, 333। यस 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 यस। अभी 9 जो है मल्टीप्लाई से डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ बचेगा n-1 बचेगा। ठीक है ठीक है। अब इसको 9 से काट दो, 9 तिया 27, कितना बचा? 27, 28, 29, 30, 6 बचेगा, है ना? 9, हाँ 6 7 हो जाएगा, 7 नहीं 63 ना, हाँ 963 होता है, सही है। इज इक्वल टू n-1 हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, n इज इक्वल टू हो जाएगा 37 प्लस 1, मतलब n की वैल्यू हो जाएगी 38। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए? 38। मतलब पहला वाला पार्ट आपका कंप्लीट हुआ। नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए? 38 आ गए। तो इस तरीके से ये वाला पहला पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब सम निकालेंगे इसका। देखो सम के लिए फॉर्मूला जानते हैं आप लोग, एस एन इज इक्वल टू क्या होता है बताओ? n/2 a प्लस एल, ये वाला फॉर्मूला जानते हैं ना सभी? अगर आपको एल पता हो, अगर आपको एल पता हो तो सम निकालने के लिए आप ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं। एन कितने हैं? 38 है ना, एन की जगह पे 38 रख दो, एन की जगह पे 38 रख दो, अपॉन 2 ए कितना है? 17 हो गया, एल कितना है? 350 हो गया। बताओ यहाँ तक बात समझ आ गई? से बच्चों को या नहीं आ गई? आ गई। अब इसको सॉल्व कर लीजिए और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ये वाला पार्ट आपने नोट कर लिया कॉपी में? बता दो उसको, बोलो, लो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो, जैसा मन करे। वीडियो को रोक के या तो नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, जैसा ठीक लगे वैसा कर लीजिए। लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे इग्नोर ना करें बस। S38 हो जाएगा। अब इसको 2 से काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 नीम 18, इसे जोड़ दीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा जोड़कर? 7, 6 और 3 और ये 19 है। सही है? यहाँ तक बात समझ आ गई? जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। हो गया? अब इसका केवल मल्टीप्लाई कर लीजिए आप और आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ये वाला मल्टीप्लाई कर लेना बेटा, यहाँ तक ये मल्टीप्लाई करके मुझे कमेंट करो इसका आंसर कितना आया है। ये वाला मल्टीप्लाई करके जल्दी से, है ना, इसका मल्टीप्लाई कर लेना और मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखिए और मुझे बताइए इसका आंसर कितना आया। फटाफट करिए जल्दी से, ठीक है? और कमेंट करिए मुझे कि इसका आंसर कितना आया। ठीक है, चलो कर लेना, कमेंट कर देना। छोड़ देता हूँ यहाँ तक मैं मल्टीप्लाई आपके लिए। चलिए क्लियर, आगे बढ़े है बच्चों? अगला क्वेश्चन करें? नहीं करे? आवाज तो यही आ रही है नहीं करे। कौन कौन मना कर रहा है? जरा हाथ करो भाई, है बच्चों? यहाँ तक क्लियर हो गया ना? ठीक है डन। अब अगले क्वेश्चन पे, सॉल्व द इक्वेशन। अब आपको एक इक्वेशन दे रखी है और इसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व द इक्वेशंस। क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व द इक्वेशंस। इक्वेशंस क्या है इक्वेशन भाई? क्या है इक्वेशन? 3/x माइनस 1/y इक्वल -9। दूसरी इक्वेशन क्या है? 2/x प्लस 3/y इक्वल 5। और क्या दे रखा है? x नॉट इक्वल टू 0, x तुम्हारा 0 नहीं हो सकता, और y नॉट इक्वल टू 0, और y भी तुम्हारा 0 नहीं हो सकता। ये एक इक्वेशंस दी है आपको और आपको इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। इस टाइप का मैंने एक क्वेश्चन आपको और पढ़ाया है इसी सीरीज में, है ना? तो उसे मैंने आपको बताया था, एक बार और देख लेते हैं। कभी भी अगर आपको x और y इरेशनल सॉरी, अगर कभी भी आपको x और y डी न्यूमरेटर में गिवन हो तो उसको हमेशा a और b मान के सॉल्व करते हैं। देखिए जैसे लेट
1/x को आप क्या मान लीजिए a, और 1/y को क्या मान लीजिए b मान लीजिए, और यहाँ रख दीजिए। तो 1/x की जगह पे a रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा 3a मिलेगा, माइनस 1/y की जगह पे क्या रखेंगे b आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का 9। ठीक है, यहाँ भी ऊपर 2 लिखा हुआ है, 1/x की जगह पे a, यहाँ 3 लिखा हुआ है, और 1/y की जगह पे b इक्वल 5। मिल गया आपको, मिल गया। इसे इक्वेशन 1 बोल दीजिए, इसे 2 बोल दीजिए। बोलो ठीक है। अब इसमें लगा दीजिए एलिमिनेशन वाला मेथड और आपका आपका आंसर मिल जाएगा। इस इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, तो ये दोनों b वाले पार्ट क्या हो जाएंगे बराबर। सभी को आता है ना ये वाला मेथड। 3 3 9 हो जाएगा, तो 9a माइनस का 3b, 3 9 27 माइनस का 27, और नीचे हो जाएगा 2a 3b इक्वल 5। अब आप इसको माइनस प्लस कैंसिल कर दो, 9 और 2 कितना हो गया 11, 11a हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा यहाँ से 22, माइनस का 22 बचेगा। देखो सही है। अभी मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाएगा, a इक्वल टू माइनस का 22 बटे 11, और 11 से 22 काट दीजिए, और आपको a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 2 मिल जाएगी। मिल गया। इस a को या तो आप इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, चाहे इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो मैं किसमें पुट कर दूं, बोलो। 2 में पुट कर देता हूं, फ्रॉम इक्वेशन 2, 2 में पुट कर दो यहाँ पर, तो 2 a की जगह पर 2 आ गया, प्लस 3b इक्वल 5, 2 दूनी 4 हो गया, 3b हो गया इक्वल 5। ये तो माइनस कर दो, b इज इक्वल टू 5 माइनस 4 हो जाएगा, सॉरी 3b, 3b इज इक्वल टू 5 माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, डन। सही किया ना मैंने, क्या तो सही है। ठीक है, लेकिन एक सेकंड, अगर मैं इस a की वैल्यू को 9 10 11, और यहाँ पर 9 10 11 हो गया, ऊपर से घटाएंगे माइनस, अच्छा सॉरी माइनस का है ना ये, हाँ ये माइनस का है, तो ये माइनस आ जाएगा। ठीक है, 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब ठीक है, सही है। अब ये हो जाएगा 3b इक्वल 9 हो गया, ये अपन को ले जाओ, तो b इज इक्वल टू 9/3, और 3 3 9, तो b इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। जल्दी बोलो, यहाँ तक बात सबको समझ आ गई। तो यहाँ से a की वैल्यू -2, और b की वैल्यू क्या मिली आपको यहाँ से 3 मिल जाएगा। अब आपको a b थोड़ी निकालना है आपको, तो x और y की वैल्यू निकालनी है, तो इस a और b की वैल्यू को यहाँ रख दीजिए इस वाले में। तो देखो 1/x ये a हो गया, और 1/y इक्वल टू क्या हो गया b हो गया। ठीक है, तो 1/x a की जगह पे क्या आएगा माइनस का 2। ठीक है, इसे क्रॉस चेंज कर दीजिए, x की वैल्यू माइनस का 1/2, ये है आपका पहला आंसर x का। y की जगह पे 3 रख दीजिए, तो y इक्वल टू मिल जाएगा 1/3। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो इस तरीके से यहाँ पर हम ये वाले क्वेश्चन को क्या करते हैं कंप्लीट करते हैं। यहाँ तक बताओ सब बच्चों को बात समझ में आ गई या नहीं आ गई, आ गया ना क्वेश्चन में। तो बढ़िया क्वेश्चन था। इस तरीके से क्वेश्चन को यहाँ पर अटेम्प्ट करते हैं। अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं कराता हूँ आराम आराम से क्वेश्चनों को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो मिटा दूं, अगला बढ़े। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हुआ है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ दिया है फाइंड द रेशो, फाइंड द रेशो in which the line segment joining
ज्वाइनिंग ए पॉइंट दे रखा है आपको 1, -5 एंड बी दे रखा है आपको -4, 5। ठीक है। इज डिवाइडेड बाय is divided by the x-axis. X-axis. Also find the coordinates of the point. Also find the coordinates 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 of the point of division सॉरी SION। ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। मतलब ये पॉइंट दे रखे हैं, ये पॉइंट दिया है, ये एक पॉइंट दिया है। इन दोनों पॉइंटों को जोड़ने पर एक लाइन बनती है और वो लाइन पे उस लाइन के बीच में पॉइंट है, वो पॉइंट कहाँ से आ रहा है? एक्स एक्सिस से आ रहा है। तो तुम्हें क्या करना है? वो रेशियो निकालना है और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी निकालने हैं। देखो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। ये मैंने एक लाइन बनाई, इसमें ये वाला पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 1, -5। यहाँ पर एक बी पॉइंट है जो दे रखा है आपको -4, 5। ठीक है। और बीच में क्या है? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट क्या हो जाते हैं? x, 0 हो जाते हैं। सभी को पता है ना? तो आपको रेशियो ये वाला निकालना है m1, ये वाला रेशियो m2 निकालना है और ये हो जाएगा आपका यहाँ से सॉल्यूशन। अब बताओ इस वाले क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, जल्दी बताओ है बच्चों। इस वाले क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे? जरा इसको एक बार ट्राई करिए। मैं भी आया 1 मिनट में, ठीक है। जल्दी ट्राई करो इसको फटाफट, 1 मिनट में आता हूँ। चलो फिर ट्राई करो। हाँ बच्चों ट्राई किया कुछ को बताइए। थोड़ा प्यास लग गया था, फिर पानी थोड़ा पीने चला गया था मैं, है ना। ठीक है, चलो ट्राई किया क्वेश्चन को है बच्चों। क्या आया इसका आंसर बताओ। चलो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को भाई। आपको ये रेशियो निकालना है। पहले तो मेरी बात को सुनना। एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट होते हैं x,0 जो कि मैंने यहाँ लिख दिया। आपको ये रेशियो भी निकालना है और ये भी निकालना है। तो देखो ऐसे कैसे करेंगे क्वेश्चन को। यहाँ पर आप ये वाला जानते हैं ना, एक फॉर्मूला होता है। जैसे इसमें y वाला पार्ट क्या है? y वाला पार्ट 0 है ना, तो आप y वाला फॉर्मूला लगाइए पहले। तो y इक्वल टू क्या होता है? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। बताओ होता नहीं होता है? पढ़ा है ना। अगर कोई लाइन है, उस लाइन के बीच में अगर कोई पॉइंट आ जा रहा है तो उस लाइन को क्या कर रहा है? दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो उसका जो रेशियो होता है m1 m2, है ना। उसके लिए एक फॉर्मूला नहीं था ये वाला, y इक्वल टू करके। मैंने y वाला फॉर्मूला ही क्यों लगाया पहले? क्योंकि इस वाले में y 0 है। अगर यहाँ पर x एक्सिस की जगह पर y एक्सिस दे देता, मान लो इस क्वेश्चन में x एक्सिस की जगह पर y एक्सिस दे देता, तो ये वाला पॉइंट क्या बन जाता? ये पॉइंट बन जाता 0, y बन जाता। तो फिर ऐसे केस में मैं पहले y वाला फॉर्मूला नहीं लिखता, तो फिर मैं x वाला फॉर्मूला लिखता पहले। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x वाला पार्ट 0 है। समझ में आया? ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। तो देखो ये वाला हो गया x1, ये y1 पॉइंट, ये वाला पॉइंट x2, ये वाला पॉइंट y2। आगे सबको वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। y की वैल्यू कितनी है? 0, तो यहाँ रख दो 0।
m1 मुझे निकालना है क्योंकि रेशियो है। x2, x2 कितना है -4, m2, y1 कितना दिया है, y1 तो 1 दिया है, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर y के लिए y2 आएगा और यहाँ पर y1 आएगा। तो y की वैल्यू कितनी हो गई 0, m1, y2 कितना है, y2 5 है बेटा, प्लस m2, y1 कितना है -5। बोलो यहाँ पे बात समझ के सब बच्चों को नहीं आ रही। यहाँ पर हो गया 5, यहाँ हो गया -5, नीचे m1 प्लस m2। बोलो भैया समझ में आया सब बच्चों को। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट करते हैं और यहाँ से आ जाएगा 5m1, ये मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का 5m2 अपॉन m1 प्लस m2। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब आप इसके नीचे 1 लगा दीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे आप इसकी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, ये 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 5m1 5m2 इज इक्वल टू 0, ये इधर जाएगा प्लस हो जाएगा तो 5m1 5m2, ये m इसके अपॉन में, ये डिजिट इसके अपॉन में, m1 अपॉन m2 इक्वल 5 अपॉन 5। बना या नहीं बना? अब 5 से 5 कट जाएगा तो 1 अपॉन 1। तो फाइनली जो रेशो मुझे मिला है, रेशो m1 अपॉन m2, वो क्या मिला 1 अपॉन 1, जिसको मैं लिख सकता हूं m1 रेशो m2 इक्वल टू 1 रेशो 1। आपका फाइनल आंसर आया 1 रेशो 1। जल्दी बताओ बात समझ आगे से बच्चों को ये नहीं आ गई? क्या बोल रहा है, फाइंड द रेशो, तो इसका रेशो आ जाएगा 1 रेशो 1। अगर रेशो 1 रेशो 1 है तो इसका मतलब है कि ये इसका मिड पॉइंट होगा। समझ में आ रहा है? ये वाला रेशो अगर सेम आ रहा है 1 रेशो 1, इसका मतलब ये वाला पॉइंट क्या हुआ, इसका मिड पॉइंट हुआ। इसका मतलब आई बात समझ में नहीं आई? इसका मतलब ये क्या हुआ, ये इसका मिड पॉइंट हुआ। बस और क्या बोलूं मैं। ठीक है, मिटा दो इसको। अब मुझे ये वाला पॉइंट भी निकालना है, तो कैसे निकालूंगा? देखो मिटा दो वाला पॉइंट, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, मिटा दू नहीं मिटाऊं? बता देता हूँ फिर। चलो, तो मुझे यहाँ से जो रेशियो मिला है 1 रेशियो 1 मिला, तो यहाँ लिख देता हूं मैं। तो यहाँ से मुझे m1 रेशियो m2 क्या मिला 1 रेशियो 1। कभी भी अगर आपको रेशियो सेम मिल रहा है 1 रेशियो 1, कभी भी अगर आपको 1 रेशियो 1 मिल रहा है, मेरी बात को लिख लेना इस बात को, कभी भी अगर आपको रेशियो सेम मिल रहा है 1 रेशियो 1, तो आप समझ जाना कि मिड वाला ये जो पॉइंट है वो मिड पॉइंट हो जाएगा, इसका बीच का पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे केस में अब समझ आ गया। अब आपको कोऑर्डिनेट भी निकालते हैं, जो इस लाइन को क्या करता है, डिवाइड करता है, या दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेट निकालना है। तो y का मुझे पता ही है 0 है, लेकिन मुझे x नहीं पता, तो x के लिए आप x वाला फॉर्मूला लगा दो, m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, आपको x मिल जाएगा। एक तरीका और भी है कि सर ये इसका मिड पॉइंट हुआ, तो क्या मैं मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ? ये वाला, ये तो होता है मिड पॉइंट का, हाँ ये भी लगा सकते हो, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन मान लो बाई चांस पेपर में कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए इसमें दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं, तो फिर नहीं लगेगा ना ये वाला फॉर्मूला, फिर तो वही लगेगा। तो ये इसी की प्रैक्टिस करो। ठीक है, चलो यहाँ रख दो, x निकालना है, m1 तो 1 है, x2 -4 है, m2 1 है, x1 भी 1 है, m1 1 है, m2 1 है, तो यहाँ से x इज इक्वल टू -4 प्लस 1 अपॉन 2, तो यहाँ से जो मुझे x मिला -3/2 मिला। तो यहाँ से फाइनली मुझे कोऑर्डिनेट क्या मिल जाएंगे, जो कि है आपका x, 0, वो क्या मिल जाएगा -3.0, सॉरी फिर -3/2, 0। तो ये इस तरीके से आपका आंसर यहाँ से कंप्लीट होता है। जल्दी बताओ बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आ गया? क्लियर? बड़े फिर आगे और करे क्वेश्चन? बोलो बच्चों जल्दी बोलो, तुम बोलते नहीं हो, बस इसी बात की समस्या है तुम्हारे साथ। तुम इतना जोर से बोलो कि मेरे कान तक आवाज आए, लेकिन तुम बोलते ही नहीं हो। क्लियर हुआ? काफी बढ़िया क्वेश्चन है, और इस टॉपिक से तुम्हें एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा पेपर में, कंफर्म। अच्छे से पढ़ के जाना इस टॉपिक का, ठीक है?
अगर आप चाहते हैं कि सर आप और भी प्रैक्टिस कराइए, बस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए। जितना अच्छा रिस्पॉन्स मुझे वीडियो में मिलेगा, मैं उतनी ही आपके लिए वीडियो बनाते रहूंगा। अगर मेरा रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलेगा, ठीक है, तो फिर मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। और हाँ, फीडबैक जरूर दें, फीडबैक जरूर दें कि वीडियो में कैसे बना रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, अगर अच्छा लग रहा है तो बताइए, नहीं लग रहा है फिर भी बताइए, कोई कमी रह जाती है तो वो भी बताइए। आप बताएंगे मुझे तभी मैं इसको सही करूंगा भाई, नहीं बताएंगे तो कैसे पता लगेगा मुझे कि मैं सही कर रहा हूँ या गड़बड़ कर रहा हूँ। हाँ, चलिए देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या है, इन द एडजॉइनिंग फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल रेडियस 47। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है इन द adjoining figure O is the center of a circle with radius 42 centimeter, 42 centimeter. Find the parameter. Find the parameter and area of the shaded part. If angle AOB is equal to 120 डिग्री। ये क्वेश्चन है, इसमें आपको एक डायग्राम दे रखा है ना। डायग्राम किस तरीके का दे रखा है आपको, वो डायग्राम देखिए। इस तरीके से एक सर्कल है जिसमें ये इसका सेंटर हो गया और ये इसकी रेडियस हो गई। रेडियस कितनी है, 42 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है। और ये एंगल कितना दिया है आपको, 120 एंगल दे रखा है, और ये इसको सेट किया गया है पूरा ऐसे करके। ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो तुम्हें क्या बताना है, ये इसका आर्क हो गया। आपको क्या निकालना है, इसका पैरामीटर निकालना है और इसका एरिया भी निकालना है। देखो ये क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन क्या है, एक सर्कल है जिसका ओ क्या है, ओ इसका सेंटर है, रेडियस 42 है और पैरामीटर निकालना है, एरिया निकालना है। सिंपल कॉन्सेप्ट, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन, सबसे पहले क्या करेंगे, पैरामीटर। देखो पैरामीटर कैसे निकालेंगे इसका, पैरामीटर निकालने के लिए ये इसका ये आर्क हो गया ना, लेंथ ऑफ आर्क हो गई और ये रेडियस हो गई। इन दो सबका ऐड कर दो तो आपको पैरामीटर मिल जाएगा। मतलब ओ बी और ये वाला ए सी बी, ये तीनों क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, आपको क्या मिल जाएगा, पैरामीटर मिल जाएगा। तो पहले आर्क लेंथ निकालते हैं। आर्क लेंथ, आर्क लेंथ क्या होता है फॉर्मूला, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ये होती नहीं होती है आर्क, आर्क ऑफ लेंथ है ना, आर्क ऑफ लेंथ थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर, सॉरी 2 पाई आर। इसको लगा दो, थीटा कितना हो गया 120, नीचे हो गया 360, 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, आर कितना दिया है 42 दिया है। क्लियर हुआ, 12×3 = 36, 1/3 आ जाएगा, 7×6 = 42, तो ऊपर क्या बचेगा 2 इंटू 22 इंटू 6 बचेगा। अब 3 से काटो, 3×2 = 6, तो कितना आ जाएगा 88 आ जाएगा, 88 सेंटीमीटर। आर्क ऑफ लेंथ कितनी आई 88 सेंटीमीटर। अब आपको क्या निकालना है, पैरामीटर निकालना है ना। यहाँ निकाल दू,
या नीचे निकाल देता हूँ, जगह है तो भाई। क्या निकालना है? हाँ, पैरामीटर। पैरामीटर निकालना है। पैरामीटर निकालने के लिए क्या करूं? रेडियस प्लस आर्क ऑफ लेंथ। ये आर्क ऑफ लेंथ ए सी बी और दोनों रेडियस का सम। ठीक है, तो रेडियस कितना है? 42 प्लस 42 प्लस 88। इन तीनों को आप ऐड कर देंगे, आपका मिल जाएगी इसकी आर्क ऑफ लेंथ पैरामीटर मिल जाएगा। तीनों को ऐड करके कितना आएगा? 8 9 10 2 12 का 2 हासिल लगा 1 4 8 16 1 17 172 पैरामीटर सेंटीमीटर। इस तरीके से आपको क्या मिल जाएगा? पैरामीटर मिल जाएगा, वो भी जो सेट की गई है इसका। अब क्या निकालना है? एरिया निकाल देना है और आपका दूसरा पार्ट भी सॉल्व हो जाएगा। ये आपका पहला पार्ट सॉल्व था पैरामीटर वाला। समझ आगे से बच्चों को? ये क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा इन क्वेश्चनों का। ठीक है, बता दूं, देख लो। अब क्या निकालना है? एरिया फाइंड करना है। देखो कैसे करेंगे। एरिया एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट, एंगल ये दे रखा है। ठीक है, सेकंड एरिया का फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा 120, 360 पाई की वैल्यू 22/7, आर 42 इंटू 42, 12 या 36, 1/3, 7 6 42, 22 इंटू 6 इंटू 42, 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 4 4 इंटू 42, 44 इंटू 42, 44 का 42 से क्या करना है? मल्टीप्लाई। आंसर विल बी 792 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से आप इसका क्या निकाल देंगे? एरिया भी फाइंड कर सकते हैं। बोलो, क्लियर हुआ है बच्चों? डन? सेटिस्फाई है सब? अगला क्वेश्चन। चलो, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं मैं। ये सब पेपर के पी वाई क्यू है सारे, किसी ना किसी पेपर में पूछे गए हैं क्वेश्चन। ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस होके जाना है क्वेश्चनों की, बहुत बढ़िया स्कोर करेंगे आप। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 8। इफ tan थीटा इफ tan theta is equal to 1 upon root 3, then find the value of the value of 7 sin square theta plus 3 cos square theta। ये है भाई क्वेश्चन। tan थीटा दे रखा है 1/√3 और आपको 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा की निकालनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। बताओ भैया कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? है बच्चों? बोलो बोलो। चलो देखो सॉल्यूशन। यहां पर दिया है tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। ये अब tan थीटा क्या होता है? क्या होता है जल्दी बोलो? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखो अगर मैं आपके सामने एक राइट ट्रायंगल बनाऊं, इसमें ये 90 हो गया, इसे थीटा बोल दो, तो थीटा के सामने क्या होता है? लेंथ। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, नहीं होता है? तो परपेंडिकुलर कितना है? 1, बेस कितना है? √3। हो गया। अब यहाँ पर लगा दीजिए पी थ्योरम। पी थ्योरम मतलब परपेंडिकुलर थ्योरम, सॉरी पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन बेस का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बेस स्क्वायर √3 का स्क्वायर तो 3 होता है, और हाइपोटेन्यूज स्क्वायर कितना हो गया? 4। स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, √4, और 4 का रूट कितना होता है? 2। तो हाइपोटेन्यूज कितना आ गया? 2।
बोलो इतना समझ में आया सब बच्चों को? क्लियर हो गया? बढ़ा दूं इतना? ठीक है। अब इसके बाद जो आपको सॉल्व करना है उसको सॉल्व कर लो भाई। क्या लिखा है? 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो लिखा है। इसको सॉल्व करो। 7 साइन, साइन को क्या लिख सकते हो आप? साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब 1/2 का स्क्वायर। 3, ये क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है? √3, और वो कितना हो गया? 2 का स्क्वायर। क्लियर हो गया? इसको सॉल्व करिए। 7 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 इंटू √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, 7/4, 9/4, नीचे आ जाएगा 4, 9 और 7 कितना हो गया? 16, तो 4 चौक 16, आंसर कितना आ गया? 4। तो इस तरीके से इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या मिला आपको? 4 मिल गया। कितना मिला बच्चों? सर जी 4 मिल गया। क्लियर हो गया? डन। चलो आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आसान क्वेश्चन था ये वाला, ये टफ नहीं था क्वेश्चन। हाँ ये क्वेश्चन बढ़िया है, वो पेपर में देखा गया है कई बार क्वेश्चन। प्रूफ दैट द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट। देखना भाई क्वेश्चन नंबर 9 आएगा क्या ये? यस। क्या बोल रखा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है दैट प्रूफ दैट द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स, टेंजेंट्स, ठीक है, ड्रॉ फ्रॉम एन, ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल, टू अ सर्कल आर इक्वल, आर इक्वल। देखो ये थ्योरम है बेटा, है ना, एक थ्योरम है और आपको इसको प्रूफ करना है। क्या है थ्योरम? सुनना ध्यान से, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक सर्कल है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि तुम्हारे पास एक सर्कल है और इस सर्कल का ये सेंटर हो गया, इससे कुछ डिस्टेंस बाहर, एक्सटर्नल मतलब बाहर, है ना, एक्सटर्नल पॉइंट P है, और इस P पॉइंट से इस सर्कल पर एक टेंजेंट खींचा जाता है इस तरीके से, ये टेंजेंट खींचा जाता है, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है वो A है, ये वाला जो पॉइंट है वो B। ये क्या होगी? इसकी रेडियस होगी। ये क्या होगी? इसकी रेडियस होगी। समझ में आया? इस प्रकार से तो आपको क्या शो करना है? आपको ये शो करना है कि इसका ये जो टेंजेंट है वो क्या है? इक्वल। देखो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन सबसे पहले कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व? सबसे पहले गिवन पार्ट लिख लीजिए इसमें कि आपको क्या क्या गिवन है इसमें। गिवन क्या है? प्रूफ करना है ना हमें, तो हमें जो प्रूफ करना है उसको देख लेते हैं पहले। डायरेक्ट लिखते हैं ना। आपको जो प्रूफ करना है इसमें वो क्या करना है कि जो पी ए है और जो पी बी है ये दोनों क्या है? आपस में बराबर है। तो सर्कल के बाहर एक एक्सटर्नल पॉइंट है, उस एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे क्या खींची गई है? दो टेंजेंट्स खींची गई हैं। तो वो टेंजेंट्स आपस में कैसी हैं? इक्वल है, ऐसा आपको शो करना है। तो इसके लिए क्या करिए? देखो सुनो, इसके लिए क्या करेंगे? अगर हम, देखो मेरी बात को सुनना ध्यान से। सबसे पहली बात तो यह है कि ये एक सर्कल है और सर्कल पर अगर कोई भी टेंजेंट खींची जाती है तो वो रेडियस के साथ हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये बात भी याद रखें आप। अगर किसी भी सर्कल के अगर कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट है और उस एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर टेंजेंट्स खींची जाती हैं तो वो हमेशा रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। क्लियर होगी बात? ये टेंजेंट होगी, ये जैसे देखो मैं कोई बात और, ये सर्कल हुआ ना, ये रेडियस होगी इसकी,
है ना। तो इस पर कोई भी टेंजेंट खींचेंगे तो ये हमेशा क्या बनाएगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ये भी थ्योरम होती है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ एक ट्रायंगल ये हो गया और एक ट्रायंगल ये हो गया। इन दोनों ट्रायंगल की बात कर लूं तो पहला ट्रायंगल आ गया ए ओ पी, एंड दूसरा ट्रायंगल क्या है, बी ओ पी। ये दो ट्रायंगल है मेरे सामने। इन दोनों ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी पी प्रूफ कर दो तो वो सी पी सी टी से बराबर हो जाएगा। इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या चीज बराबर है, पहले तो रेडियस बराबर है। तो ओ ए इक्वल है ओ बी के। क्यों बराबर है भाई, दोनों दोनों सेम क्या है, सेम रेडियस हो गए। दोनों दोनों सेम रेडियस हो गए। फिर एंगल बी इक्वल है एंगल ए के। क्यों, क्योंकि ये राइट एंगल है ना, या ईच 90 ऐसा बोल दो, ईच 90 डिग्री का हो गया। क्लियर। 90 डिग्री के सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूस होता है। तो इस वाले ट्रायंगल में भी यही 90 डिग्री के सामने ओ ए हाइपोटेन्यूस है और 90 डिग्री के सामने भी यही हाइपोटेन्यूस है। तो ओपी इक्वल हो गया ओपी। क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों सेम हाइपोटेन्यूस हो गए। तो यहाँ पर आपका क्या लगेगा कंडीशन, आर एच एस लग जाएगा। क्या लग जाएगा, आर एच एस लग जाएगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूस भी सेम हो गया, साइड भी सेम हो गई और एंगल भी 90 डिग्री हो गया। तो आर एच एस के द्वारा इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, ए ओ पी, ये कॉन्ग्रुएंसी हो गए बी ओ पी के। अगर दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट करते हैं तो सीपीसीटी के अनुसार, सीपीसीटी रूल के हिसाब से ये जो टेंजेंट पी ए है वो टेंजेंट पी बी के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये मैंने कर दिया प्रूफ। तो ये प्रूफमेंट कई बार पेपर में पूछा गया है, ठीक है। तो इस प्रूफमेंट को याद रखना, दो ट्रायंगल के बीच में कॉन्ग्रुएंसी कर दीजिए, है ना। तो सीपीसीटी के रूल से ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। जल्दी बताओ, बात समझ में आ गई सब बच्चों को या नहीं आ गई है बच्चों, क्लियर हुआ। तो बढ़िया क्वेश्चन था ये वाला, है ना। टाइम ज्यादा तो नहीं हो गया, कितना हो गया टाइम, अप्रोक्सीमेट 1.5 घंटा पहुंच गया वीडियो। चलो कोई बात नहीं, पहुंचने दो। लेकिन ये क्वेश्चन पल्ले पड़ गया, बस ठीक है। आज इतने रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करेंगे। तो बच्चों आज मैंने आपको 9 क्वेश्चन पढ़ाए हैं। 9 क्वेश्चन बोर्ड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाले, है ना। अभी एग्जाम पास आ गए हैं, बहुत ज्यादा टाइम नहीं रह गया है, बहुत कम टाइम रह गया है। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। मैं इस वीडियो के माध्यम से या इस सुपर 30 डेज के सीरीज के हिसाब से मैं आपको पूरी बुक का रिवीजन करना चाह रहा हूँ, पूरी बुक का रिवीजन कराना चाह रहा हूँ। तो आप ईमानदारी से वीडियो को वॉच करिए, इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करिए और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, ठीक है। बाकी ये मैंने आज लेक्चर लेके आया हूँ, मैं नेक्स्ट और भी लेके आऊंगा क्वेश्चन पेपर से पहले, पूरी बुक का मैं रिवीजन करा दूंगा। लेकिन अगर आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम होती है कि सर मुझे मैथ का ये वाला टॉपिक जो है जल्दी समझ में नहीं आता, जैसे ट्रिगोनोमेट्री हो गया, है ना, और भी हो गए टॉपिक, ऐसे रियल नंबर का टॉपिक हो गया, तो मैथ का 10th क्लास की मैथ का कोई भी ऐसा टॉपिक जो आपको अच्छे से समझ में नहीं आया है, आप वो टॉपिक मुझे कमेंट करके बताइए। मैं नेक्स्ट वीडियो जो है उसी टॉपिक के क्वेश्चंस पे लेके आता हूँ और वो टॉपिक मैं आपको 100% पूरा क्लियर करा दूंगा। समझ में आई बात। बाकी ये पीवाईक्यू उसकी सीरीज चलती रहेगी, बस आप प्रैक्टिस करिए और नंबर अच्छे से लेके आइए। तो थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो गाइस। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करें, वीडियो अगर आपको बेकार लग रही है तो डिसलाइक करें। और वीडियो अगर बेकार लग रही है तो किस बेस पे लग रही है वो फीडबैक भी मुझे जरूर दें बेटा, जिससे मैं आने वाले वीडियो में या आने वाले समय में उस चीज का सुधार कर सकूं। बस यही मैं आपसे बोलूंगा। ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो गाइस, बाय बाय।